ग्लोबल बाबा ग्लोबल हैं। आजकल जितने बाबा होते हैं सब ग्लोबल ही होते हैं, तो उसी पे है ये। देखिए ये बाबा कैसे हैं, ये भी ग्लोबल हैं। तो बाबाओं की जो छवि है आजकल धर्म के नाम पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं और कैसे वो एक धंधा बन गया है, वो सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं इसमें। क्या किरदार है आपका, कुछ पता है बारे में? मैं एक पॉलिटिशियन बना हूँ, एक नेता हूँ, और एक्चुअली नेताजी का भी रिफ्ट हो जाता है, क्लैश हो जाता है बाबा से, तो उस तरह का कुछ है। इससे पहले भी और फिल्में आ चुकी हैं, जैसे पी किल ले लिया, ओ माय गॉड ले लिया, कितनी अलग रहेगी, कितना अलग कॉन्सेप्ट है। जब आपने सुना तो कुछ रिजेंबल कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्यों आपने चुनी है? नहीं, ये बिल्कुल अलग फिल्म है। ये पीके या ओ माय गॉड जैसी कोई बात नहीं है इसमें। ये बिल्कुल अलग फिल्म है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक थर्ड डायमेंशन है। पीके अगर वन डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन है ओ माय गॉड, तो ये तीसरा डायमेंशन है ग्लोबल बाबा। एक अलग ढंग की फिल्म है और इसमें कोई स्टार नहीं, सारे एक्टर्स हैं और सारे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की फिल्म है, कहानी की फिल्म है, और सब्जेक्ट है जो कंटेम्प्रोरी जो सब्जेक्ट है, आज जो हालात हैं उस पर ये सारी चीज़ें हैं। सर, जब भी आपको कोई रोल ऑफर होता है तो आप कुछ अपने उसमें इंटरप्रिटेशन डालते हैं या कुछ आपका इमेजिनेशन रहता है, क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे कास्ट ही इसलिए किया जाता है कि अखिलेंद्र मिश्रा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ एज एन एक्टर कि जो भी कैरेक्टर प्ले करूँ उसको जीवंत करूँ, वो अखिलेंद्र मिश्रा ना दिखे बल्कि वो कैरेक्टर दिखे। और यही कारण है कि ये लोग मुझे अखिलेंद्र मिश्रा के नाम से कम और मेरे जो किए हुए कैरेक्टर्स हैं उसके नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये हमने कोशिश की है इसमें भी कुछ इनपुट डालने की। एक अलग कलर है, एक अलग रंग है जो एक नेताजी का रोल मैं इसमें कर रहा हूँ। कितना असर डाल पाएगी ये फिल्म सोसाइटी पर, या कितना बदलाव लाएगी ये फिल्म, क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए कि अब कितना लाभ पाएगी, देखिए डिपेंड करता है कि दर्शक कितना देखते हैं और दर्शकों को कितना पसंद आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी ये फिल्म। अगर मैं ये समझता हूँ कि समाज में अगर एक फिल्म से अगर 100 लोग पर भी प्रभाव पड़ता है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बहुत ही सशक्त माध्यम है और विजुअल मीडिया है, देख रहे हैं आप चीज़ों को, तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है लोगों पे। क्योंकि जो भी आपके पहले के किरदार हैं लोग बहुत रिजेंबल करते हैं, उसे काफ़ी याद करते हैं। हाँ। तो क्या आपके दिमाग में चलता है कि अगला किरदार कैसे चुनेंगे, या क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप एज एन एक्टर अपने आप को तैयार कर पाते हैं, क्या होमवर्क रहता है आपका, कैसे पता पाते हैं अपने किरदार को? नहीं, वैसा कोई होमवर्क नहीं रहता। मुझे किरदार मिलता है और जब किरदार मैं सुनता हूँ और मुझे लगता है कि ये किरदार करना चाहिए तो मैं किरदार करता हूँ। फिर उसको अपने ढंग से डायरेक्टर के साथ मिल के उनसे बात करके, जो राइटर डायरेक्टर्स ने जो पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है उस पैरामीटर के विदीन रह कर, ना कि उसको जंप करके एक कैरेक्टराइजेशन देने की कोशिश करता हूँ उस कैरेक्टर को। उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी एक डायलॉग डिलीवरी होती है, एक इंटोनेशन होता है, तो उस तरह से हम पोर्ट्रे करते हैं कैरेक्टर को और तब हम करते हैं। सर, एक तरफ ये ग्लोबल बाबा की महफिल है, ओ माय गॉड है, और एक तरफ ये क्या कूल है हम जैसे बॉन्ड फिल्म से ऐसी ये भी सोसाइटी में दिखाई जा रही है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डायरेक्टर्स की या प्रोड्यूसर्स की कि अच्छी फिल्मों को बनाना, दिखाना, अच्छा बजट देना उनको? नहीं, समाज के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फिल्म मेकर्स की। फिल्म मेकर्स ना बेशक कहें कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम है एंटरटेनमेंट देना, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ संदेश देना, समाज को आईना दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि अलग अलग सोच के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, अलग अलग ढंग की बातें हो रही हैं, 100 करोड़ के क्लब का होड़ मचा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं सिनेमा पीछे चला जाता है। क्रिएटिव हैज़ बीन टेकन द बैक सीट, तो अभी क्या कर सकते हैं आप। और एंटरटेनमेंट और जो एक्सपोजर और जो वो सो कॉल्ड पॉर्न चीज़ें जो है वो फ्रंट सीट है, तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पकड़ लेना। 500 रुपये दे रहा है, चल जाए हम। रोलिंग पीछे वाला तो बहुत आगे गया यार।
अभी रोलिंग हाँ रोलिंग हम जानना चाहेंगे ग्लोबल बाबा एक कैसा टाइटल है, क्या दर्शाता है, क्या फिल्म का थीम है और आपका किरदार क्या है? ओके, फर्स्टली ग्लोबल बाबा जैसे टाइटल से क्वाइट ऑब्वियस है, एक बाबा के बारे में है जिसका नाम ग्लोबल बाबा है फिल्म में। और फिल्म बस इसी ऐसे बाबाओं के बारे में है जो आप रोज़ अपनी हम अपनी आम जिंदगी में कई बाबाओं को देखते हैं और ऐसे एक बाबा के ऊपर है, उसकी कहानी है और वो कैसे बाबा बनता है और कैसे उसके जो स्कैंडल्स हैं वो एक्सपोज किए जाते हैं। और जो मैं एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है भावना शर्मा। और कहानी बस यही है कि वो एक नॉर्मल से छोटे लखनऊ के एक छोटे शहर में रहती है और बाबाओं के ऊपर वो एक स्टोरी कर रही है और कैसे वो एक्सपोज एक पूरा स्कैंडल जो है वो एक्सपोज करती है। और हाँ, और कैसे करती है, दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। बाबा जिनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा हो, आप उनको बहुत मानते हैं? नहीं, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर बाबा नहीं है जिनको मैं मानती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, आई डेफिनेटली बिलीव इन गॉड एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। बट ऐसे कोई एक पर्टिकुलर बाबा नहीं है जिनको मैं मानती हूँ। बट हाँ, लेटली बाबा रामदेव का जो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, आई फील दे आर अमेजिंग। और उनका जो योगा है, जो उनकी जो सोच है, आई फील दैट्स वेरी गुड। तो या आई थिंक बाबा रामदेव इज़ वन पर्सन दैट आई फील इज़ डूइंग रियली गुड स्टफ फॉर द सोसाइटी। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी फिल्में पहले भी आ चुकी है तो कितनी अलग होगी और वहाँ से को क्यों देखें, क्या एक अलग मुख्तलिफ चीज़ इसमें देखी? आई थिंक कहीं ना कहीं हम बहुत रियल इवेंट्स के ऊपर हमने फिल्म बनाई है, बहुत रियल है फिल्म। ओवर द टॉप ओवर कमर्शलाइजेशन नहीं है फिल्म में। अब कहीं ना कहीं अब जब फिल्म देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स हैं बहुत रियल हैं, जो जैसे उनकी बात करने का तरीका है और जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं बहुत रियल हैं। तो आई एम अज्यूमिंग पीपल विल रिलेट अ लॉट विद इट। जैसे अभी ओ माई गॉड आई थी, पीके भी आई थी, जो सब्जेक्ट सिमिलर है बट जो एक्सिक्यूशन है हमारी फिल्म का वो बहुत डिफरेंट है इन दो फिल्मों से। वी फार मोर रियल, वी आर फार मोर हार्डकोर। जो बाकी की फिल्में थी वो ऊपर से इस मुद्दे पे बात कर रही थी। हमारा मेन मुद्दा यही है और हम बहुत क्लियर कट हैं इस मुद्दे को लेकर इस फिल्म में। खुद एक पत्रकार होती है तो आपको ऐसा मौका मिलता है किसी बाबा को एक्सपोज करने का, तो कौन से बाबा हैं उनको एक्सपोज कर पाते हैं? आई थिंक जितने बाबा जो हैं मैं उनको ज़रूर एक्सपोज करना चाहती। जो देखिए, अब सारे बाबा तो बुरे नहीं हैं, देर आर सम गुड वंस, देर आर सम बैड वंस। एक तो नाम ले लीजिए ताकि हम जान पाएं अच्छे कौन है बुरे कौन है। वो तो लोग देखते हैं उनको पता है कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। फिर भी आपके सबसे बुरे कौन? तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगी। आई थिंक वी शुड नॉट पॉइंट फिंगर्स इंडिविजुअली, बट आई थिंक ये एक इंसान और दो इंसान लोगों का मुद्दा नहीं है, ये ऑन द होल एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है। आई थिंक ब्लाइंड फेथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना है और फिल्म उसी के ऊपर है, ब्लाइंड फेथ के ऊपर है कि कैसे आपको आंखें बंद करके आप किसी के ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं। तो क्या ये फिल्म अंधविश्वास दूर कर पाएगी? आई होप सो। हमारी कोशिश यही है ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाए। आई थिंक अगर लोग अवेयर हो जाए तो उसमें हमारी जीत है, क्योंकि दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ ट्राइंग टू डू। इट्स ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड बाबाज बेसिकली। और अगर लोगों को लगा कि ऐसे उन्होंने बाबा कोई देखे हैं और ऐसे पे नहीं बिलीव करना चाहिए, तो हमारे लिए तो जीत ही इंडिया के होगी। अंदर बहुत सारे बाबा डेली पैदा होते हैं, तो उनको कैसे रोक पाएंगे? फिल्म से नहीं रोक सकते बाबा। यार, हम तो फर्स्ट फिल्म एक्टर्स हैं, हम तो रोक नहीं पाएंगे। जो जनता है जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करती है, दे आर द वंस हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अगर आप इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऐसे बाबाओं को ग्रो करने से रोक सकते हैं। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगी कि यार प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्टार्ट फॉलोइंग समवन। उनके ऊपर रिसर्च करिए, वो कहाँ से आए, क्या करते हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च करिए। ये नहीं कि आपके नेबर या आपके चाचा या आपके ताऊ उनको फॉलो करते हैं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। आई थिंक वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, नहीं रखनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।
ये एकता मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं कर तो रहा हूँ। आगे रोलिंग रोलिंग राजपाल जी, जानना चाहिए सबसे पहले आपसे कि आप कितना बाबाओं में विश्वास रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो किस में रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो कौन कौन से नहीं जिनमें नहीं रखनी चाहिए? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। सर हमारा काम ही कठिन। मैं धर्म में बिलीव करता हूँ, और धर्म में मुझे ऐसा उम्मीद है कि 95 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5% जो धर्म चलता है पूरे देश में, उसी से देश चलता है, उसी पे हम सब चलते हैं। तो बाकी किसी के बारे में टीका टिप्पणी ना मैं कर पाता हूँ, ना ही मुझे आता है। सर आपको इतना पूरा देश फॉलो करता है, अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे मैसेज मिलेगा? देखिए ऐसा होता है, देखिए कोई चीज़ है, अगर फिल्म इंडस्ट्री है या मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका सदुपयोग करोगे तो पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव है। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो इससे बड़ा कुछ कचरा नहीं है। तो दुरुपयोग करने वालों के लिए वो किसी भी विभाग के हों, तो उनका तो वो क्या बोल सकते हैं कि ये बीमारी है, और इसका सदुपयोग करोगे तो 100% ये बहुत बड़ी आस्था है। सर डोंट यू थिंक कि अगर आप किसी बुरे को बुरा कहते हैं तो ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, तो ये सदैव बिल्कुल बुरे को बुरा कहना ही चाहिए, और जो लोग बुरा करते हैं 100% वो बुरे हैं, और बुराई से बड़ा कोई दुश्मन कोई नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुरा मत करो, आप अपने आप पे बिलीव रखो, अपने काम पे बिलीव रखो, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। और आप बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सर क्योंकि पहले ओ माय गॉड आ चुकी है, पीके आ चुकी है, ग्लोबल बाबा आ रही है, क्या बताएंगे इस फिल्म में? क्या ऐसा कुछ? अब फिल्म के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि फिल्म मनोज तिवारी हमारे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी दिनों से हमारा एसोसिएशन है, तो इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। अब फिल्म देखेंगे तो फिल्म को देखने के बाद ही फिल्म के बारे में कुछ बोल सकते हैं। अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कि फिल्म अच्छी बनी हो, खूब चले और खूब लोगों को पसंद आए, खूब लोगों का एंटरटेनमेंट करे। क्योंकि सर आपने बताया कि मनोज तिवारी आपके मित्र हैं, तो उन्होंने आपको इस फिल्म में खास नहीं किया। इस बात की आप शिकायत करते हैं उनसे कि ऐसे अच्छे टॉपिक्स में आपका होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप मजे हुए NSD कलाकार हैं, और आप होते तो फिल्म में चार चांद लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सबके लिए काम बना हुआ है, और हमारे लिए जो काम तैयार होता है फिर वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो हम ये कभी इस चीज़ में नहीं सोचते कि हम किस चीज़ के हिस्सा हैं या किस चीज़ के हिस्सा नहीं है। लेकिन हिस्सा अगर नहीं है तो बाहर से हिस्सा हो गए, अंदर से हिस्सा होते तो 100% अगर हमारे हिस्सा होने लायक काम होता तो हम ज़रूर हिस्सा होते। हम बड़ी पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं, और हम पॉजिटिविटी से ही बचपन से जिए, और जहाँ पे हमारा हक लिखा हो वहाँ पे कोई मिटा नहीं सकता, और जहाँ पे अपना हक ना हो वहाँ पे हम कभी दावेदार नहीं बनते। क्योंकि राजपाल जी आप एक ऐसे दौर पे हैं, एक ऐसे स्टैंड पे हैं, क्योंकि आपके नाम से फिल्में चलती हैं जी, आपको स्पेशली देखने आते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप हमेशा से NSD के टाइम से एक सपना देखते हैं कि मैं एक ऐसा किरदार तैयार करूँगा, एक ऐसी फिल्म तैयार करूँगा जो अभी मेरा सपना है, साकार करूँगा, कुछ ऐसा? नहीं, हमने हमेशा प्रयोग में ही विश्वास किया है, और आप भी विश्वास कीजिए पिछले 15 साल जो भी हमें सिनेमा करने का मौका मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। और अगले जो अगले 15 साल होंगे उसमें भी मन के सुख का ही सिनेमा होगा, और राजपाल यादव सिनेमा ही करेंगे, और सिनेमा जो होगा वो उसमें एक क्वालिटी होगी, और 100% कुछ जो राजपाल को भी मज़ा देगा और पूरे देश दुनिया को भी मज़ा देगा। राजपाल जी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आपके नाम से क्या कोई इंस्टीट्यूट आने वाला है? आपके एक्टिंग के गुर आपके साथ ना खत्म हो, वो आपके शिष्यों तक पहुँचे, कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, अभी तो मैं बहुत शुरुआत मानता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं अपने आप में मानता हूँ। अभी ये बातें कुछ 10-5 साल के बाद करेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं? हाँ, नहीं, अभी अभिनय के दिन है, अभी काम के दिन है, अभी पहले काम कर लूँ। और इसमें तो हमारे मनोज भाई जो हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से लेके मैं मेरी पत्नी और वो तक वहाँ से साथ में कर, और वो फिल्म जो है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के लिए जो है इतनी सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि खूब चले, क्योंकि फिल्म चलती है 200 घर चलते हैं और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मनोज जी हमने राजपाल जी से पूछा और हमने ये भी कहा कि आपने उनको नहीं लिया इस फिल्म में,
नहीं लिया नहीं, मैंने अप्रोच किया था, कुछ डेटों का इशू था, कुछ चीजें थी, लेकिन आगे हम लोग ऑलरेडी एक ऐसी फिल्म कर रहे आपको लगता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके मतलब इस फिल्म का हिस्सा है? अंदर से नहीं तो बाहर से तो होंगे यार। नहीं अंदर से है। अंदर से और जब एक फिल्म में कोई ऑफर मिलता है, किन्हीं कारणों से फिल्म नहीं कर पाया था, लेकिन अगर आज यहाँ खड़ा हो इस फिल्म का म्यूजिक लो तो 100% इस फिल्म का हिस्सा हो। अगर मनोज जी कोई जो पात्र आप देना चाह रहे थे, वो कौन सा पात्र होता है जो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं कास्ट किया कि आगे जो मैं फिल्म कर रहा हूँ इनके साथ, वो एक अलग छवि की है, एक अलग किरदार है, जो सिर्फ राजपाल यादव ही कर सकता है और कोई नहीं। और हमारे पास में बहुत पेशेंस है ब्रदर, हम अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इंतजार कर लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से अपने काम के प्रति कोई जल्दबाजी नहीं की। बाकी मतलब बहुत सारी दौड़ भाग करता रहता हूँ, लेकिन काम जितना पेशेंस के साथ है उतना ही अच्छा होता है, आप लोगों को भी मज़ा दे, क्योंकि काम से ही जो भी अप्रिसिएशन मिला है आज तक, और काम से ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सर। और आगे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बारे में जो कुछ बोलना है सभी सर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। ये सतेंद्र We'd like to welcome Mr. Sunny Deol with a bouquet and felicitate him for joining us here this evening. Thank you. आगे बसा रे। मैं क्या बोलूं? अरे स्टील रोज मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ दिल्ली से, और ये उसकी दूसरी फिल्म है। मेरे साथ घायल में भी था, और पिक्चर आप देखेंगे कि इसने कितनी अच्छी तरह से बनाई है। बस यहाँ आया हूँ, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, एंड क्योंकि हम सब मेहनत बहुत करते हैं, बस चाहेंगे कि इसे आप लोग अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम स्टेज पे आए। हमारे टेक्नीशियन, हमारे आर्टिस्ट बाबा अभिनंदन सिंह स्टेज पे जाइए, अखिलेंद्र सिंह जी प्लीज स्टेज पे आइए, संदीपा जी प्लीज स्टेज पे आइए, पंकज तिवारी जी प्लीज, हमारे टेक्नीशियन भाई लोग नाम नहीं सोचो, आ जाओ प्लीज। सभी से टेक्नीशियन है, कदर करते हैं सबकी। प्लीज विशाल भाई। We have Abhimanyu Singh जो ग्लोबल बाबा का किरदार निभा रहे हैं। संजय मिश्रा जी अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। पंकज त्रिपाठी जी जो डमरू का किरदार निभा रहे हैं। संदीपा भट्ट जो भावना एक टीवी रिपोर्टर का किरदार निभा रही है। अखिलेंद्र मिश्रा जो बहुत ही मजेदार किरदार निभा रही है इस मूवी में। वैसे हम यहाँ पर आए हैं दल्लू यादव। सतेंद्र बोलो यार। आपको वैसे हर किरदार मजेदार होता है देखने में। वैसे हम सब आपको बता दें कि यहाँ म्यूजिक लॉन्च किया है, so please have the reading. Yes, thank you. हमारी टूर से क्या हट में मारेगा मार दो, हट साइड में। और तेरी हमारे सारे जो अतिथि यहाँ पर आए हैं और मीडिया से दोस्त आए हैं, तालियों के साथ लेट्स अनवील द म्यूजिक ऑफ ग्लोबल बाबा। लुक सेंटर बोलो बाजी। सर सामने देखिए सर। नहीं सर We also have Mr. Amit Kasaria joining us, a young और dynamic film director है ये, and partner with Vijay Arts for future ventures। 17 सालों की उनका एक्सपीरियंस है टीवी में और 3 years in films। क्या हुआ? वही बिजी हो रहा है ना, मेरा भी वही हो रहा है। 4 बार करूँगा इसलिए मैं फ्लैग देता नहीं हूँ किसी को। 16 तारीख को खा लिया। चलो सनी सर सेंटर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखिए सर। थैंक यू सर।
अब गाने का फिल्म का ट्रेलर चला दीजिए। कास्ट का पिक्चर करना पड़ा भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेस्ट्स और मीडिया, आपसे से दरख्वास्त है कि आप अपना ध्यान बस कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर ले आए, क्योंकि ग्लोबल बाबा का ट्रेलर आप सबके सामने पेश किया जाएगा। लेडीज सनीपा जी सर राइट सर थोड़ा लेफ्ट यहाँ पे सर लेफ्ट में सर बाजी लेफ्ट सर नहीं देंगे बाइट दे दो बाइट। बात करना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सबसे। अभिमन्यु, आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्लोबल बाबा का किरदार निभाकर और इस स्टोरी में ये क्या है, ये किरदार ग्लोबल बाबा ऑल अबाउट? ग्लोबल बाबा जितने भी बाबा हैं उन सबका मिक्सचर है ग्लोबल बाबा। बहुत काम की चीज़ है और इसके पास जितनी भी बीमारियां हैं सबके इलाज है, बीमारियां नहीं भी हैं उसकी भी इलाज है और इंस्टेंट है सब कुछ, रेडीमेड है। मजा आएगा फॉर श्योर। अरे सर क्या बात है, थैंक यू। वैसे मनोज जी हमें अपने किरदार के बारे में बता रहे थे, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस कहानी को डायरेक्ट करते हुए, इन सब किरदारों के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबने फर्स्ट डे से ही अपने किरदार में अपने कैरेक्टर में आ गए थे। इनकी शूटिंग नहीं होती थी, 2 बजे की शिफ्ट होती, 7 बजे आके बैठ जाती थी। मतलब मैं डब्लू बाबा का असिस्ट करूंगी। बोला आप क्या करोगी? बोले मैं देखूंगी कैसे शूटिंग होता है, जो इतने पंचुअल एक्टर हैं, 2-3 एक्टर आए नहीं है मेरे, जो रास्ते में संजय मिश्रा कमाल के एक्टर हैं, रवि किशन अंदवे आने वाले हैं, तो सबने मिलजुल के पिक्चर बनाई। मैंने अकेले नहीं बनाई, टीम वर्क, सबने काम किया। और सारे जितने मेरे टेक्नीशियन हैं, मैंने आपको नाम गिनाया, लाइक सूर्य कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, या कोरियोग्राफर या डांस डायरेक्टर या जितने लोग थे, सबने हमने मिलकर फिल्म बनाई। फर्स्ट डे मैंने ये बोला था प्रोड्यूसर साहब को, आपको याद होगा कि सर मैं अकेले फिल्म नहीं बना सकता, मेरी बस की नहीं है, मेरी टीम वर्क है। और टीम जब जुड़ेगी तो मैं एक अच्छी फिल्म बना सकता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट हो या टेक्नीशियन हो। और सबसे पहले दिल्ली से आए थे बंसल जी, मेरी मुलाकात हुई थी साइंस एंड होटल में। मैंने बोला दिल्ली से लोग आते हैं सर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करनी हो, बिजनेस करना हो या फिल्म बनाने हो? बोले नहीं सर, फिल्म बनाने आए और बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर फिल्म बनाएंगे और आगे भी बनाएंगे और वो कर रहे हैं। थैंक यू सर। संदीपा से पूछना चाहेंगे कि इनके किरदार के बारे में कुछ हमें बताएं। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ जिसका नाम भावना शर्मा है। एक छोटे से यूपी के शहर से लड़की है और लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, सोल ब्रेड अर्नर है फैमिली में। और उसकी जर्नी है अबाउट हाउ शी गेट्स इनटू द एंटायर स्कैंडल एंड शी ट्राइज एंड एक्सपोजेस ग्लोबल बाबा। और कहानी बस उसकी यही है कि कैसे वो फंस जाती है और फिर निकलती है और क्या एक्सपोज करती है।
वैसे पंकज जी, आपका किरदार इस बार इस मूवी में क्या होगा? आप बहुत ही अलग किस्म के किरदार निभाते हैं हर पिक्चर में, तो इसमें आपका किरदार क्या है? इसमें भी बिल्कुल अलग है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। एक बाबा है जो शुरुआत में मौनी होता है, चुप रहता है, रसपाल भैया कुछ नहीं बोलता है, 5 सीन, छठे सीन में पता चलता है वो तूतला है, इसलिए मौनी बना था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे करते हुए बहुत मजा आया। मनोज भैया अपने पूरी छूट दी है, कभी नहीं बोलते थे क्या मत करो, जो करते हैं करो, तो उस छूट का हमने भी फायदा उठाया, बड़ा मजा किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है, अलग है। इस फिल्म में मैं बोलता था पंकज भाई को, आप लोग परफॉर्म करो, फिर मैं कैमरा सेट करूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कैमरा सेट कर दिया ऐसे परफॉर्म कर, नहीं, आप लोग जो करोगे उसको कैप्चर करूंगा। तो ये लोगों ने उस तरीके से किया जो फिल्म है इन लोगों की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छूट मिलती थी कि हम जैसा करते थे और वो दिखेगा फिल्म में, उस छूट का परिणाम। बहुत मजेदार। थैंक यू। मिश्रा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। कोई भी बाबा ऐसे नहीं है जो ग्लोबल नहीं है। आज का हर बाबा ग्लोबल हो गया है, तो वही परिदृश्य इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। बाबाओं की जो छवि है और बाबा कैसे कहाँ से ग्लोबल हो जाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ विजय बंसल जी को, हमारे प्रोड्यूसर, बहुत ही कमाल का मैनेजमेंट है इनका, कमाल की यूनिट इकट्ठी की थी इन्होंने। और मनोज तिवारी जी के साथ काम कर बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। और सूर्या जी ने जो स्क्रिप्ट पिरोई है और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें दल्लू यादव का, वो मैंने एक अलग ढंग से, मैंने और भी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन एक अलग ढंग से कुछ जीवंत करने की कोशिश की है इस कैरेक्टर को। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा और ये फिल्म लोग पसंद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे काफी मीडिया दोस्त आए हैं, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो? अगर कोई सवाल है, वी ओपनिंग द सेशन फॉर Q&A। हमारे मीडिया के सारे दोस्त, हमारे पास माइक्स हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स, वी गिव यू द माइक्स। आप ट्रेलर तो देख ही चुके हैं, सारा कास्ट यहाँ पे। Any questions? Members of the media? I'm sure trailer did leave you speechless. ये जो आपका गेटअप है उसके बारे में कोई बताएंगे कि क्या इंस्पिरेशन था और कैसे आपने डिसाइड किया ऐसे लंबे बालों कैसे करना? गेटअप का कुछ ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल इंसान लगता था मेरा कैरेक्टर पहले, फिर सडनली थोड़ा गॉडी लगना था, थोड़ा ग्लैमरस लगना था, तो इंस्टेंटली क्या हो सकता था, तो उसके लिए एक विग और एक गाउन की ज़रूरत थी जो फटाफट मिल गई और अपने यहाँ पे कैरेक्टर, एक ग्लैमर मिलता है कैरेक्टर को इसमें। ये फिल्म को लेके आप कुछ कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बाबा जो एक्चुअली हैं वो अपोज करेंगे या कुछ भी? नहीं, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमने किसी एक पर्टिकुलर बाबा को टारगेट किया नहीं है और हम न करना चाहते हैं, बस हमने एक जनरल आइडिया लिया है और सब कुछ को एक जनरलाइज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता है समाज में और यही सब चल रहा है। बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम लोग काफ़ी सावधान रह चुके हैं इस बारे में कि पहले फिल्म रिलीज हो जाए, उसके बाद जो होना है वो, तो हम किसी कंट्रोवर्सीज की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब से, फिल्म बनाने का अनुभव कैसा रहा आपका? फैंटास्टिक, मज़ा आ गया, खास तौर पे मेरे डायरेक्टर और जो स्टार कास्ट है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो नॉन फिल्मी आदमी हूँ, पहली बार फिल्म बना रहा हूँ। मेरे सारे स्टार्स, कभी ऐसा मुझे मतलब मिसकंसेप्शन था कि स्टार्स बड़े मतलब बहुत उनका नखरा होता है, ये होता है, बट मैं तो इकट्ठा इनके साथ शूटिंग पे होता था। ऐसा नहीं है कि एज ए प्रोड्यूसर मैं अपने घर में बैठा हूँ या वैलिटी में बैठा हूँ, लोग, मैं हमेशा शूटिंग में था इनके साथ में और मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगा मैं फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। प्रोड्यूसर साहब से ही क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन तो मनोज जी से है, लेकिन मनोज जी है। हाँ जी, आ रहा हूँ। चलो आपके बिहार पे हम प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहे हैं। सर, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपने देखा ही है, कुछ सालों से इतना मतलब इतना ओपन हो चुका है, इतना कुछ वीडियो आ चुकी है जो फिल्में नहीं चल पाई।
या उनमें सबसे बड़ी फिल्म तो आप ओ माय गॉड ले लीजिए जो इसी पे थी, या पीके को भी ले लीजिए। तो सर दोनों ही फिल्में सुपरहिट थी। इनके अलावा फिल्में आप क्या दिखाई? देखिए ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने मीडिया में देखा, बाबाओं के स्कैंडल्स को देखा, उसके बाद मैंने पिक्चर बनाई है। नहीं, मेरे पास ये स्टोरी 2013 में आ गई थी, तब किसी बाबा का कोई स्कैंडल मार्केट में नहीं था। और दूसरी बात ये है कि हमने कुछ नए कंसेप्ट को सामने लाए हैं। हम नहीं कह रहे कि कौन बाबा फ्रॉड है, हम सिर्फ जनरल पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल के काम करिए। आप आस्था में ऐसे मत बह जाइए कि कोई भी आपको बेवकूफ बनाए और आपका फायदा उठाए। मनोज जी से क्वेश्चन है, आपकी आस्था इतनी सस्ती नहीं है कि कोई ढोंगी बाबा बेच सके। बिलीव कीजिए अपने आप पे, ऐसे मत चले जाइए, पहले जानिए उसके बारे में, कौन है, क्या है, कैसे करता है। ऐसे नहीं, बहुत मेहनत से आप लोग पैसे कमाते हैं। कोई बाबा आता है बोलता है 10% मेरे अकाउंट में डाल दो। क्यों डाल दो? कौन है वो? जानो तो पहले वो कौन है। आपने मेहनत की है, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, बाबा के ऊपर विश्वास है। को वशीकरण कर देगा तो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आपकी बीवी बन जाएगी। ये है आस्था नहीं, उसको चेंज करो। हम पूजा करने वाले लोग हैं, हमारे धर्म के ऊपर इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। 4 आदमी मिल करके उस आस्था को मजाक बनाए, इसलिए फिल्म बनाई है। मनोज जी से दूसरा क्वेश्चन है जी, ये इतने चुनिंदा ढूंढ के एक्टर कहाँ से जानबूझ के आपने इसमें लिए परफॉर्म के लिए, या सर यही है कि जब रियल फिल्म बनाते हैं, नेचुरल फिल्म बनाते हैं, तो रियल एक्टर चाहिए, ऐसे लोग परफॉर्म करने वाले। मैंने घायल में भी कास्टिंग की थी, आपने फिल्म देखा होगा सनी सर की, सारी कास्टिंग उसी तरीके से कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। मेरी फिल्म में भी ऐसे लोग दिखेंगे कि एक एक कैरेक्टर जो उसमें फील्ड है, वो स्टार हो या नहीं हो, सलमान खान हो या नहीं हो, सनी देओल हो या नहीं हो, लेकिन उस कैरेक्टर में फिट है, इसलिए मैंने कास्ट किया है। और इन लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपने हेलो डार्लिंग में एक बॉस को एक्सपोज किया था, यहाँ पे बाबा को एक्सपोज कर उस टाइम भी मिले थे हमको, आज भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या एक्सपोज करने में ज्यादा मजा आता है? नहीं सर, नहीं सर। सर एक चीज है, सिनेमा में आने का मतलब ये नहीं कि चंद पैसे कमाने के लिए है, नहीं। हमारी वजह से जिस माध्यम में 10 लोग चेंज हो जाए, तो उस लिए आया हूँ। कम से कम 10 लोगों को तो चेंज तो कर सकूं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए बहुत सारे बिजनेस है सर, बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन फिल्म के माध्यम में आऊँ तो फिल्म दिखा करके कम से कम 20 लोग तो मेरे वजह से चेंज हो जाए। कि लड़कियों के ऊपर था वो हेलो डार्लिंग, कि बॉस ऐसा मिल जाए तो क्या करोगी। यहाँ अब बाबा के ऊपर क्यों इतना विश्वास? बाबा कमाल के लोग होते हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हम उनकी कदर करते हैं। मैं 108 किलोमीटर पैदल जाता हूँ नंगे पैर बाबा धाम, विश्वास है उसके ऊपर। लेकिन चार लोगों की वजह से बदनाम नहीं होनी चाहिए। मेरी आस्था, मेरी धर्म, उसके लिए फिल्म बनाई। गिवन यू द चॉइस, किस बाबा को अपनी ये फिल्म दिखाना चाहेंगे? मैं सबको, जो इस अपने आप को इससे नहीं जुड़ते, सारी बाबा को उनका मैं आए देखें। मैं आदर करता हूं रामदेव जी का कि अच्छा काम कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, उससे कुछ लोग ठीक तो हो रहे हैं, करेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो ढोंगी बाबा होंगे वो हमसे परहेज करेंगे, हमारे अगेंस्ट में आएंगे। आप ढोंगी नहीं हो, संत हो। संत को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसको अपने परिवार से लेना देना नहीं। एक लड़का होगा यहाँ पे, उसके मामा संत बन गए थे, इलाहाबाद में मैं शूट कर रहा था, बोला तेरे मामा जी हैं वहां के मठ, चल मिलवा दे। पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने, पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं संत हूं, मेरा कोई नहीं है, पूरी जो दुनिया है वो मेरी परिवार है। तो ये होता है संत। थैंक यू। गाने तो दिखा दीजिए इनको, गाने का इवेंट है, गाना ही नहीं दिखाया आपने। म्यूजिक डायरेक्टर लोग आए हैं, लिरिक्स राइटर आए हैं, गाने तो दिखाइए, कोरियोग्राफर है, गाने दिखाइए भाई साहब। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस मेंबर्स ऑफ द मीडिया। थैंक यू कास्ट। एंड आप सबसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज आकर बैठिए और आप सबके लिए पेश है ग्लोबल बाबा की गाना। हाँ, एक्चुअली हर एक्टर का ये ड्रीम होता है कि उसे मेन लीड मिले और एक पूरा ग्राफ मिले परफॉर्म करने को। तो थैंकफुली ये एक ऐसा ही किरदार है जिसमें कि शुरू होता है तो वो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और पावरफुल होते जाता है, और कैसे एक पूरा फुल ग्राफ उसका वहाँ पे दिखता है।
तो वो एक अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था मेरे लिए। जैसा कि हमने ये ट्रेलर देखा आप बहुत ईविल दिखाई दे रहा है, कुछ भी कर देंगे, सामने पीछे और पीछे पीछे, तो ऐसे रियल लाइफ में भी है क्या? नहीं यार, रियल लाइफ में तो मैं बहुत सही आदमी हूँ। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। आप कितना सही मानते हैं कि एक तरफ डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि मैं भी किसी को मानता हूँ, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं मैं बाबा को एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, उनका अपना परसेप्शन है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो अगर आप किसी बाबा में बिलीव करते हैं, वो शायद किसी बाबा में बिलीव करते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। बट जहाँ तक मेरा नज़रिया है इन चीज़ों को देखने का, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा कोई शक्ति तो नहीं दे देते आपको जिससे कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाए और आप ज़ीरो से हीरो बन जाएं। न तो उनके पास ऐसी कोई जन्म घुटनी होती है जो आप पीते ही आप में कुछ पाज आ जाएं या ऐसा कुछ हो। बहुत इंडिविजुअल मामला है। अगर कहीं किसी से शांति मिलती है किसी गुरु से, तो ज़रूर जाना चाहिए उनके पास। पर ज़्यादातर तो देखने में यही आता है कि फेक लोग ही ज़्यादा भरे हुए हैं। और ये मैसेज दिखाया गया है कि हाँ, कुछ बिल्कुल। अच्छे बाबा भी होते हैं। कुछ अच्छे बाबा हैं, ऐसा हमने कुछ दिखाया तो नहीं है, पर फॉर श्योर जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। पर मुझे जो सबसे इसमें समझने वाली बात ये लगती है कि जो असली बाबा है, जो रियल बाबा है, वो उसे इस दुनिया की कोई भी चीज़ कोई काम नहीं आती। इस दुनिया की जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो उसके लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसके लिए वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे रहता है। तो अगर वैसा बाबा मिले तो 100% वो आपके लाइफ में बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आप मिले ऐसे किसी बाबा से? मैं पहाड़ों में एक बार पहले मैं माउंटेनियरिंग के लिए जाया करता था, तो एक बार मुझे एक ऐसे बाबा मिले रात को, जिन्होंने मुझे टच किया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनमें कुछ बहुत पावर था, और मैंने उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ पैसे नहीं लिए, बल्कि उन्होंने खुद खिचड़ी पकाई और मुझे खिलाया। और उनको देखते ही पता चला कि वो एक रियल बाबा थे, और वो ज़्यादा इस दुनिया में दिखते नहीं थे, पर वो गुफाओं में रहते थे और कभी कभी बाहर आते हैं। तो वो मुझे दिख गया कि उनमें कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ ज़रूर होंगी। डोंट यू थिंक कि अब ये बाबाओं का मजाक उड़ाना एक फिल्म में पैसा कमाने का मकसद बन गया है? अगर बाबा ज्ञान देते हैं वो अच्छा है बुरा है, तो वो अच्छा है बुरा है वो अपने लिए, लेकिन वो सीख तो अच्छी ही दे रहा है ना। सीख अच्छी दे रहा है, लेकिन कौन किसके मुंह से क्या सीख निकल रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है। बिकॉज आप जैसा आपको मालूम होगा, और मुझे भी ऐसा काफ़ी पता चला है, मैं खुद बिहार का हूँ। बिहार, यूपी, कई सारे क्रिमिनल्स जिनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, जिनके ऊपर दफ़ा 302 तक लगा होता है, वो लोग दाढ़ी बढ़ा के बाबा बन के घूम रहे होते हैं, और किसी एक आम इंसान को पता नहीं चलता कि इसके पीछे कोई इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऑफ कोर्स ऐसे बाबाओं को अगर एक्सपोज करने का मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ऐसे बाबा के मुंह से उपदेश सुनने को मिले तो उसके बिना तो मैं ऐसे ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि एक आदमी जो खुद इतना क्राइम कर चुका है, अगर उपदेश देने बैठ जाए, हम उसे बाबा नहीं मान सकते। चलिए, विषय होता है, हम जाएंगे कि बहुत सारे बाबा एक्सपोज हों, कुछ अच्छे बच्चे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ? सुभाष की पिक्चर है, इसका नाम था डिवाइन लव। जानना चाहेंगे ग्लोबल बाबा, ये बाबागिरी चल रही है, ये कब तक चलेगी, और सही मैसेज दो तो भी पब्लिक वैसी है, गलत मैसेज दो तो भी पब्लिक वैसी है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं इससे कहूँगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसानों का ये हो रहा है कि खुद पे और ऊपर वाले पे, अल्लाह ताला पे बिलीव, और भगवान पे, गॉड पे, जो भी कह लो, बिलीव कम होते जा रहा है। इसीलिए बाबा लोग पे बिलीव कर रहे हैं। अरे तुम्हें सीधा सीधा जज साहब के पास रास्ता मिला हुआ है, सीधा उनसे मांगो, वो अपने लिए दुआ खुद मांगो, खुद मिलेगा तुम्हें। लोग सोचते हैं कि ये बाबा लोग दुआ करेंगे, ये करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे बाबा नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो भी इस दुनिया में या इस ऐसे कलयुग में जो पावर दिया गया है, सच्चा पावर, वो इंसान कभी पैसे नहीं लेता, ना वो अपने आप को भगवान मानता है, ना बाबा मानता है, ना वो फॉलोवर्स को। क्योंकि अगर वो जानता है तो उसे ये पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये पावर अल्लाह के पास है, और वो पावर उनको देते हैं तो वो लोगों का भला करने के लिए। जैसे साईं बाबा हो गए, जैसे मोहम्मद हो गए,
जैसे सारे जो पीर पैगंबर आए थे सच्चे थे, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, ना वो कहते थे कि हम ये ख्वाजा गरीब नवाज हो गए। तो ये जो है ये सब ढोंग है, पब्लिसिटी होर्डिंग बाबा लोग की। अरे सच्चे बाबा को होर्डिंग की, पब्लिसिटी की, ऐड की क्या ज़रूरत होती है? लोग उन्हें ढूंढते हुए खुद पहुंच जाते हैं। तो यही कहूँगा लोगों से कि अपने आप में यकीन रखिए, अपने अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह ताला में यकीन रखिए, आप हिंदू है तो आप जो आपके भगवान हैं, शंकर भगवान या जो, उनसे मांगिए। आप कैथलिक है तो आप जीसस से मांगिए। ये लोग कोई नहीं है कुछ देने वाले, ना कभी ये दे सकते हैं ना कभी देंगे। तो ये जो है अंधविश्वासी जो लोग होते हैं, ये बेचारे जो थोड़े से पढ़े लिखे कम जो लोग हैं, जो छोटे शहरों के छोटे गांव के लोग हैं, वो तुरंत मान लेते हैं और उनको मानने लगते हैं। और आधे से ज़्यादा फॉलोवर तो पैसे दे के होते हैं, पैसे वाले फॉलोवर्स होते हैं ज़्यादातर। आप पर्सनली किसको फॉलो करते हैं? मैं सिर्फ मेरे अल्लाह में मानता हूँ और किसी चीज़ में ना पत्थर, ना किसी कोई मेरे जीवित गुरु ने, ना कभी होंगे। कोई आपके इस प्रोफेशन के आपके आइडल जिनको आप इस प्रोफेशन में सोच के चलते हैं या फिर अपने आप को फॉलो करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं? मैं यहाँ पे आइडल ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों को मानता हूँ। देखा जाए तो बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत स्ट्रगल किया है। नसरुद्दीन शाह, आप देखिए दिलीप कुमार साहब, धर्मेंद्र जी, प्राण साहब, इसी मायनों में शाहरुख खान साहब को ले लीजिए, इसी मायनों में सलमान खान साहब को ले लीजिए, आमिर खान, ये जितने भी है सब ने स्ट्रगल किया है। ऋतिक रोशन को ले लीजिए, रणबीर कपूर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कहीं से भी आओ। हाँ, ये बात और है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि अगर आपके फादर, आपके मदर, आपके कुछ लोग इस इंडस्ट्री में हो तो आपको इजी हो जाता है। उसके बाद टफ़ मेहनत तो है ही, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो वो हम लोग के लिए टफ़ रहता है। पहले तो रास्ते ढूंढो, रास्ते ढूंढ के मंजिल तक पहुँचो, मंजिल पे पहुँच के उनसे पूछो, फिर उनसे पूछने के बाद अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि रिजेक्शन बहुत होता है। फिर भी आज जो भी मैं हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे फैंस का प्यार है और मेहनत है। जैसा आपने बताया कि मतलब कि यहाँ पे परिवारवाद चलता है, पीछे से होना चाहिए। आपका एक बेटा है, आपकी जो जर्नी रही या जो होगी, इंशाल्लाह वो उसके साथ नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं सब कुछ अब समझता हूँ, जानता हूँ। अपनी ज़िंदगी के 20 साल मैंने इंडस्ट्री को दिए हैं और अभी आगे भी देने वाला हूँ। तो मैं ये चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के अपने बेटे को, अगर उसे एक्टर बनना है तो पहले मैं उसे एक अच्छा इंसान बना दूँ, एक जो उसकी अंदर की जो ख्वाहिश है वो जान लूँ कि वो क्या करना चाहता है। मैं उस पर कोई भी चीज़ थोपना नहीं चाहता, ना कभी थोपूँगा। थैंक यू सर। पंकज जी, जानना चाहिए ग्लोबल बाबा जो एक टॉपिक छिड़ गया है, पहले एक आई थी ओ माय गॉड, फिर आई पी के, अब आई ग्लोबल बाबा। मतलब बाबा को बैठा लिया, जो वचन देते हैं, जो अच्छा बताते हैं, उनकी ही बर्बादी में सब लोग तुले हुए हैं। और जो गाली देते हैं और जो बुरा कर रहे हैं नेता लोग, उन पर कोई बायोपिक नहीं बन रही है। तो कितना सही है और कितना उछाला जा रहा है इस टॉपिक को? क्या ये बिजनेस का एक आंकड़ा बन गया है? इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखो यार, ये दुनिया का हर चीज़ ग्रे होता है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के सब बाबा बुरे ही होते हैं, वैसे ही सब नेता बुरे ही होते हैं। अगर सारे नेता बुरे होते तो ये सिस्टम जो चल रहा है वो नहीं चलता। तो एक ग्रे एरिया है, दोनों तरफ संतुलन है, ब्लैक एंड वाइट जैसा मामला कुछ भी नहीं है। बहुत सारी फिल्में आ गई हैं बाबाओं के ऊपर। इस फिल्म में इसका यूएसपी अगर बोलें या क्यों है, क्यों बनानी पड़ी, इसमें एक दूसरा साइड है। आप डिटेल में प्रोमो से फिल्म का आकलन एक बेसिक मिलता है। आप फिल्म देखेंगे तो डिटेल में पता चलेगा कि मनोरंजन बहुत है फिल्म में, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म, बेसिकली कमर्शियल फिल्म है ये। कोई हार्ड हिटिंग, मतलब कोई हम किसी रियलिटी को उजागर कर रहे हों, या एक मनोरंजन फिल्म है जिसका बैकड्रॉप थोड़े बाबा लोग हैं। एक जर्नी दिखाई गई है कि कैसे मेकिंग ऑफ बाबा क्या होता है, कैसे एक आम आदमी या एक औसत आदमी बाबा बनता है। तो वही है, बाकी फिल्म इंटरटेनिंग है, मनोरंजक है। हम चाहते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग देखें। मैं हंसाऊँगा बहुत। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें, आप किन बाबाओं को मानते हैं? कोई आपके हैं जिनको आप पूछते हैं, मानते हैं, जिनके पद पर आप चलते हैं? नहीं, कोई नहीं है। बड़ा मुश्किल है। जो कलाकार होता है ना, और ख़ासकर हमारे जैसे थिएटर नाटक का आया हुआ कलाकार,
सबको बहुत मुश्किल है किसी बाबा पे यकीन करना या किसी बाबा को फॉलो करना, तो मैं तो नहीं हूँ। पंकज जी, आप कितने मशहूर कलाकार हैं, इतना इतना बड़ा बैकग्राउंड है आपका, इतने आपने अपने आप को इतना मांझा है, लोगों में रहे हैं, थिएटर किया है, तरह तरह लोगों से मिले हैं, कितना सही है किसी भी टॉपिक को उठा देना, या फिर आज बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत कम रह गया है और आई मीन उसे बिजनेस ज़्यादा हो गया है और लोग ये चाहते हैं कि बस कैसे भी ये फिल्म हमारी एक आंकड़ा पार कर जाए। करेक्ट भाई, सिनेमा से ज़्यादा वो आंकड़े की लड़ाई हो गई है कि भाई ये 100 करोड़ पार होती है या नहीं। अच्छा, सिनेमा का मूल्यांकन एक आंकड़े से नहीं होना चाहिए कि जो 100 करोड़ कमाती है वही बेहतर सिनेमा है और जो 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई, अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई, वो बदतर सिनेमा है। उसका मूल्यांकन बाजारवाद है ना, कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। यहाँ हर चीज़ का मूल्यांकन पूंजी से होता है। एक अभिनेता का मूल्यांकन उसके पीआर से होता है। मेरे पास कोई पीआर नहीं है, मैं काम बहुत उम्दा करता हूँ, लेकिन मैं शायद स्टार कैटेगरी में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पीआर एक्टिविटी नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें लोग सीखते हैं कि पंकज जी ने क्या किया है, नवाजुद्दीन ने क्या किया है, मनोज वाजपेयी ने क्या किया है। तो डजेंट मैटर कि 2-4-6 लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। अगर आपको एक चांस दिया जाए निर्देशक बनने का, तो क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, कैसी प्रतिक्रिया होगी आपकी, अपनी क्या होमवर्क रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा, क्या विषय रहेगा? यार मुझे बड़ा आम चीज़ें बहुत पसंद है, सिंपल। जैसे तीसरी कसम फिल्म थी राज कपूर की, या एक दूसरा चीज़ में बड़ा सेंसिटिव और जागरूक इंसान हूँ, तो जो समाज में आसपास हमारे घटित हो रहा है ना, वो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मुझे लगता है उन पे फिर सिनेमा होना चाहिए। हम समाज बदल नहीं सकते हैं, लेकिन समाज को जागरूक बना सकते हैं ज़रूर सिनेमा के मीडियम से, और वही ये ग्लोबल बाबा भी वही कर रही है। हम समाज नहीं बदलेंगे, हम मनोरंजन करेंगे। अगर कोई आता है 300 रुपये का टिकट कटा के सिनेमा में देखने, तो वो बदलने नहीं आता है, उसको मैसेज मत दो, उसका मनोरंजन करो, बट मनोरंजन के बिहाइंड एक थॉट, विचार होना चाहिए। वो है इस फिल्म में, तो मेरा भी वैसा ही होगा कि मैं फुली इंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहूँगा अगर बनाया तो, बट उसके पीछे एक मैसेज होगा, एक विचार भी होगा, नॉनसेंस नहीं होगा। पंकज जी, जानना चाहेंगे आज के जो निर्देशक हैं, जो आज के एक्टर्स हैं, कोई 2 एक्टर्स जो आपको बेहद पसंद आते हैं, या कोई 2 फिल्म 2015 की जो आपको बेहद पसंद आई, जिसका आपको लगता है कि मैं इस काश हिस्सा रहता, बिकॉज ऑफ डेट्स आप नहीं रह पाए, या कोई और कारण रहा हो? एक तो इम्तियाज़ अली बहुत पसंद है मुझे, अनुराग के साथ तो काम कर लिया, इम्तियाज़ अली, अनुराग बसु, नीरज पांडे, ये 3 लोग मेरे विश लिस्ट में हैं। और अभिनेता में मुझे कभी इरफान खान अच्छे लगते हैं, पांसन तोमर में अच्छे लगे थे सबसे ज़्यादा, पंकज कपूर हैं, शाहरुख खान है। आफ्टर दिलवाले में उनका फ़ैन हो चुका हूँ, उनके साथ काम करने के बाद। नहीं, दिलवाले मैं था ना दिलवाले में, तो उनके साथ काम करके मैं उनका फ़ैन हो गया कि यार क्या व्यक्ति है ये। थैंक यू। आपके साथ हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करें, और अच्छी इस साल बड़ी कमाल की फिल्में आने वाली हैं, देखेंगे आप, हर 2 महीने में एक आएगी और अच्छी फिल्में आएंगी। फिल्म है, पहले हिंदी की आ चुकी है, ओ माय गॉड आ चुकी है, बाबा फिल्म क्यों बन रही है? क्या ये एक एंटरटेनिंग बिजनेस का एक तरीका हो गया है, या लोगों को पता है कि पसंद आता है? क्योंकि बाबा एक छवि बनाए बैठे हैं, जैसे रामदेव बाबा हो गए और भी बाबा हो गए, उनको कुछ केस में आपने सुने होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर किरदार अपने आप में, हर कैरेक्टर अलग होता है, तो उसके जितने भी ब्रांचेस खुले या उनके बारे में जितना भी जाना जाए वो कम है। तो चाहे वो पीके हो, चाहे कोई और भी फिल्म हो, इसलिए मेरा ये सोचना है कि ग्लोबल बाबा में भी कोई एक अलग नई बात है जिसकी वजह से ये बनाई गई है। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब दर्शकों को ग्लोबल बाबा देख के ही मिलेगा। अभी आपने एक कॉमेडी फिल्म बनाई BHK के नाम से, लोगों को बेहद पसंद आई, बहुत सकारात्मक उनकी प्रतिक्रिया रही। तो ये भी एक कॉमेडी फिल्म है जी। कॉमेडी करने के लिए किसी भी स्तर तक उतरना कितना जायज़ समझते हैं? देखिए, स्तर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉमेडी ऐसी हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लोगों को समझ में आए और लोग अपने फैमिली के साथ बैठ करके उसको देख सकें। मेरे ख्याल से कॉमेडी नहीं, किसी भी तरह का सिनेमा हो, अब हर तरह का सिनेमा बन रहा है। मेरा अपना जो पर्सनल सोचना है कि जो कॉमेडी हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे जो भी हो, वो एक ऐसा सिनेमा हो जो सबके साथ बैठ के देखा जा सके और लोगों को एंटरटेन करे, और स्तर पे ऐसे ना उतरा जाए कि वो देखने लायक ही ना रहे।
तो उसका स्तर भी मेंटेन रखा जाए। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है अपने आप में, जिस तरीके की थिएटर है, तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम अपनी बात को कहते हैं, समाज को कुछ देते हैं। तो उसके स्तर को इतना मेंटेन ज़रूर करें कि लोगों को ये ना लगे कि किसी गिरे हुए स्तर की चीज़ को देख रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि कोई बाबा है जिनको आप फॉलो करते हैं या फिर कोई आपके आइडल रहे हो जिनकी सीख आपको अभी भी याद हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, फिर कोई बाबा नहीं, मैंने किसी को फाइनल फॉलो नहीं किया आज तक, और नहीं मेरे कोई ऐसे आइडियल है, मतलब कि मेरा कोई भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों पे। लेकिन जिनकी आस्था है उनके लिए मैं चाहूँगा कि उनकी वो आस्था बनी रहे। ज़रूर उनमें कोई ऐसी बात होती होगी, और अगर वो ऐसी चीज़ है तो उनको मेरा प्रणाम और उनके लिए ऑल द बेस्ट। देर आर 2 फिल्म्स इन द पाइपलाइन एंड एक मई या जून में प्री प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रही है। दिस अगेन अ सटायर, इज अ फैमिली ड्रामा। टेंटेटिवली टाइटल उसका नाम सॉरी चाचा है, हम नाम अभी उसका बदलेंगे। उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी कास्ट है और जल्दी ही उसको लेकर के जल्दी ही मैं दर्शकों के सामने आऊँगा। ज़्यादा एंटरटेन हम हो पाए, पब्लिक अच्छी फिल्म देख पाए आपके जरिए। ज़रूर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ग्लोबल बाबा एंड टीम।